वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम हिस्ट्री की सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं जिसका नाम है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स की राजनीति आगे बढ़ती गई और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या क्या थी। तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें अगर हम, तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। तो ये कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि से। वास्तविक अगर पूछा जाए तो इलाहाबाद की संधि क्यों हुई थी? बक्सर के युद्ध से हुई थी। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर वॉर, उसी में जो था 22 अक्टूबर 1764 को जो हुआ था। तो इसमें क्या था कि इलाहाबाद की संधि से, दो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस पर ख़त्म हुआ था ये, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था। तो 1765 में हुई थी। ठीक है, ये इलाहाबाद की संधि। तो वास्तविक इसने पूछा है कि वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था किससे? बक्सर के युद्ध से। और किस संधि से? इलाहाबाद की संधि से, क्योंकि इसमें बिहार, बंगाल, ठीक है, और उड़ीसा की जो दीवानी थी ब्रिटिशर्स को मिल गई थी। शाह आलम द्वितीय ने इन्हें बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। देखो, अगर क्वेश्चन पूछता है कि द्वैत शासन का जनक किसे बोला जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को बोला जाता है। ये याद रखना है इसमें। द्वैत शासन का जो जनक है वो किसे बोला जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। और मैंने एक बार प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था कि द्वैत शासन क्या होता है। द्वैत शासन जैसे राज्य में क्या कर दे कि दो टाइप के शासन का नियंत्रण हो, जिसमें एक जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो सारे करें, और दूसरा जो है जिसपे सारी चीज़ों को देखे, फाइनेंशियल चीज़ें और सारी चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें, वो अगर देखें तो वो द्वैत शासन के फॉर्म में उसे इस्टेब्लिश किया था। तो इसके जनक किसको बोला जाता है? द्वैत शासन का जनक बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया। अब स्टार्ट तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, लेकिन जैसे ही ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग, तो ये लॉर्ड क्लाइव तो क्या था? बंगाल का सिर्फ गवर्नर था। लेकिन जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो इसने, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। स्टार्ट लॉर्ड क्लाइव ने किया और ख़त्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ठीक है, इसी ने द्वैत शासन को खत्म किया। और न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वो वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ठीक है, कुछ देख लेते हैं इसमें। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, इस पर कुछ हमारे पास एक्ट्स बने थे, जिसमें से एक है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसमें क्या हुआ था कि 1774 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट। ठीक है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो प्रमुख न्यायाधीश थे, जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट में, तो अब देखते हैं इसमें कि भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि जो न्यायिक सेवा है, जुडिशियल जो है, उसका जो जनक किसको माना जाता है? तो हेस्टिंग्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स को। लेकिन पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में, क्योंकि उसने तो शुरुआत की थी हेस्टिंग्स ने, लेकिन उसको जो स्टैब्लिश किया था, उसके बहुत अच्छी तरह से फैलाना, वो काम किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और इनको जो है 1874 में निकाल भी दिया गया था, कुछ छोटी सी भूल के कारण में इनको इससे निकाल दिया था आईसीएस अधिकारी के पद से। सत्येंद्र नाथ टैगोर, और बने सबसे पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। फिर है इसमें, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसमें। अगर हम देखें, आयोग है, उसके वर्ष है, उसके गवर्नर जनरल किस टाइम पे थे? तो एचिसन आयोग है 1886 में था, बना था, और लॉर्ड डफरिन इसके गवर्नर जनरल थे। इंग्लिस्टन आयोग जो था 1912 में
फाउंड हुआ और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे था। ली आयोग कब बना? 1923 में, 1923 में लॉर्ड रीडिंग के काल में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पे दिया गया? तो ली आयोग। ये जो ली आयोग है जब स्टेब्लिश हुआ 1923 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, उसी में क्या प्रावधान दिया गया? संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, 1793 में इसको लागू किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तृत से। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट अगर देखें, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, ये किसने किया था? ये कॉर्नवालिस के द्वारा हुआ था। ठीक है, और अगर हम साम्राज्य विस्तार की अगर नीति देखें तो ये किसने किया था? वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, वेलेस्ली ने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? आप देखो, सहायक संधि जो थी इसका जो स्टेब्लिशमेंट किया था वेलेस्ली ने किया था, और उसको प्रथम राज्य कौन था जिसने स्वीकार किया था? वो हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद 1798 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, राज्य हड़प नीति को, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसको लागू किया था। इसमें क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, कि किसी का भी जो उत्तराधिकारी था, राजा को उत्तराधिकारी चाहिए होता था आगे अपना राज चलाने के लिए, तो उसको बनने नहीं देता था ये, और उसके जो उसका अपना अगर ना हो उसको गोद लेने नहीं देता था राज्य को, और उसी के कारण क्या करता था कि उस राज्य को अपने उसमें हड़प लेता था। तो इसीलिए इसका नाम है राज्य हड़प नीति, कि उस राज्य को हड़प लेना। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? राज्य हड़प नीति पड़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो राज्य हड़प नीति में क्या क्या कहा गया है? देखो, राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजा का जो उत्तराधिकारी अगर उस पर है, अगर है उसका, तो अगर नहीं है तो वो आगे चलता जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो उसको गोद लेने का जो अधिकार है, दत्तात्रेय पुत्र जिसको बोला जाता है, तो वो नहीं है उसको, और उसको उसी बेसिस पे क्या कर दिया जाता था? हड़प लिया जाता था उस राज्य को, इसलिए इसका नाम पड़ा राज्य हड़प नीति। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? देखो, अवध का अधिग्रहण भी राज्य हड़प नीति के तहत ही किया गया था, आउटरम रिपोर्ट की। ठीक है, आउटरम रिपोर्ट के तहत क्या किया था? डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। इस पे ये अवध पे क्या लगा दिया था कि यहाँ पे कुशासन है। ठीक है, अच्छे से शासन नहीं चल रहा है यहाँ पे, इस कारण से उसने इसको क्या किया? हड़प लिया इस तरह से अवध को। अब है व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत, नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए राज्य, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे ही स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कौन हड़पा गया, कौन सा राज्य? तो ये सतारा है। कब? 1848 में। जैतपुर है 1849 में। संभलपुर है 1849 में। बघाट है 1850 में। उदयपुर है 1852 में। झांसी है 1853 में। नागपुर है 1854 में। और अवध है, सबसे लास्ट में अवध हुआ था 1856 में। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन था? सतारा था। सबसे लास्ट कौन सा था? अवध था। कभी कभी इसके क्रम पूछ लिए जाते हैं, अरेंज करके दे दिया जाएगा, सतारा दे दिया जाएगा, संबलपुर दे दिया जाएगा, बघाट दे दिया जाएगा, जैतपुर दे दिया जाएगा, और बोलेगा इसको क्रम में अरेंज करें। तो ये इसका जो क्रम है, इसका जो अरेंजमेंट है, ये याद होना चाहिए। पहले सतारा है, जैतपुर है, देन संबलपुर है, फिर बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, अवध है, और इसकी जो ईस्वी है ये भी हमें याद रखनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो ये कुछ है 7-8, इसको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, जिसको मास्टरली इनएक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है, कि नीति किसने संबंधित है? तो ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्या हो गया? क्योंकि 1 नवंबर, ठीक है, 1858 को क्या हुआ? विक्टोरिया का ये जो महारानी विक्टोरिया का सब ये क्या कहता है, उद्घोषणा पत्र जो था, उद्घोषणा पत्र
ये लागू हुआ पूरे उसमें, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके उसको क्राउन के अधिग्रहण ले लिया गया भारत को, ठीक है, क्राउन के अधिग्रहण में ले लिया गया। और लॉर्ड कैनिंग उसमें उस टाइम पे लास्ट आपका क्या था, भारत पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल का कार्यकाल चल रहा था, किसका, लॉर्ड कैनिंग का, और यही प्रथम वाइसरॉय भी बना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के समाप्त होने के बाद वाइसरॉय, प्रथम वाइसरॉय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन वाइसरॉय था, किस काल में था, कौन गवर्नर जनरल था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बाद में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही की गई थी, ठीक है। इंडियन पीनल कोड किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अब है, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के तहत केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, तो राज उपाधि अधिनियम 1876 के तहत ये उपाधि उन्हें प्रदान की गई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एक तरह से बन जाता है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया, तो स्ट्रेची आयोग 1880, और ये भारत का प्रथम अकाल आयोग भी था। उससे पहले कोई अकाल आयोग नहीं बना था। सबसे प्रथम कौन सा था, स्ट्रेची आयोग था 1880 ईस्वी में, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट है, भारत में स्थायी सुशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है। और स्थायी सुशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। और एक तरह से जो पॉपुलेशन सेंसस जो था, सेंसस जो स्टार्ट करवाया था वो लॉर्ड रिपन ने ही करवाया था। रिपन ने नियमित अगर कहें, नियमित जो करवाया था वो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। अनियमित तरीके से वो मेयो के टाइम में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो अनियमित था ऐसी जनरली। लेकिन नियमित तरीके से अगर देखें तो वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये स्टार्ट हुआ था सेंसस का, ठीक है, और अभी तक जो चल रहा है हमारा। और स्थायी सुशासन का जनक भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, क्योंकि ये बहुत एक तरह से उदारवादी हुए थे, जनरल गवर्नर जनरल में से एक थे उदारवादी, बहुत अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की भारत में, भारत के लोगों के लिए, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है स्थायी सुशासन का जनक। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, नेपाल पर अधिकार किया था 1816 की संधि करके, और वाइसरॉय इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। सिंध पे 1843 में, जैसे हमने देखा था कि जो जितने भी युद्ध हुए थे इस पे सिक्के हुए थे और इन सब के हुए थे, तो उस टाइम पे 1743 में सिंध पे लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे हुआ था ये। भूटान पे हुआ था 1865 में, लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। बर्मा में अधिग्रहण हुआ था 1885 में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, ठीक है। तो ये था, इसमें सारी चीज़ें थी इसमें, जिसके बारे में हमने ब्रिटिश नीतियाँ देखी और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ देखी थोड़ी बहुत, ठीक है। आगे हम और विस्तृत चर्चा करेंगे हिस्ट्री के आगे लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।